Osama bin Laden was involved in giving out orders to Baitullah Masood to kill Benazir Bhutto. 9/11 was a job of Osama bin Laden. Osama bin Laden ने एक्सेप्ट किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो इस चीज में खुद कूदी, अलकायदा के लिए भी काम करती रही। आपने देखा ईरान में अफगान नेशनल न्यूज हुए मोसाद की $200-250 पे तस्वीरें खींच रहे थे। क्या मोसाद के एजेंट्स पाकिस्तान में नहीं पकड़े गए? बिल्कुल, कराची में पकड़े गए, पंजाब में पकड़े गए। हु आर वर्किंग डायरेक्टली फॉर मोसाद, आईएसआई ने पकड़े। स्वात में ऐसे लोग पकड़े गए जो पबजी चैट पे बात करते थे। टेररिस्ट आपसे 5 कदम हमेशा आगे होता है। डैनियल पर्ल की कहानी क्या थी? पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होती थी। पाकिस्तान में पहली सुसाइड बॉम्बिंग इन्होंने शुरू की, अरबों ने। कुलभूषण यादव को आईएसआई ने कैसे पकड़ा? उजैर बलोच वाज अ कराची गैंगस्टर, उसने इंफॉर्मेशन दी। क्या एमक्यूएम के रॉ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे? बिल्कुल, एमक्यूएम के रॉ से ताल्लुकात थे। ये जो एक मिथ क्रिएट हुई होती है, जो रेडियो वाले हैं या जो चीज सामान बेच रहे हैं, इनमें भी कोई ना कोई एजेंसी का बंदा होता है। तो क्या एजेंसीज इस तरह से करती हैं काम? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं टीबीटी पॉडकास्ट। और आज की एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी एक वजह ये है कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, अली चिश्ती साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना वक्त निकाला कीमती। और जिन टॉपिक्स पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और साथ साथ अभी तक लोगों को पता नहीं चल सका। मिथ्स तो बहुत सी हैं कि ऐसे काम होता है, एजेंसीज ऐसे काम करती हैं। पाकिस्तान में जो हालात बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हमारी एजेंसीज हमारे दुश्मनों का जो है मुकाबला करती हैं और उनको जो है मुंह तोड़ जवाब भी देती हैं। ये तमाम बातें हम लोग आज के पॉडकास्ट में करेंगे। अली भाई, ये जो एक मिथ क्रिएट हुई होती है हमारे आम लोगों में कि जी ये जो रेडियो वाले हैं या जो चीज़ सामान बेच रहे हैं, इनमें भी कोई ना कोई एजेंसी का बंदा होता है। तो क्या असल में भी एजेंसीज इस तरह से अपना करती हैं काम? जी, इन 80s और 70s और 90s करती होंगी। बिल्कुल, एक ज़माने में ऐसा था। लेकिन मॉडर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में है, वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस वैसी कम हो चुकी है। अब जो है वो सर्वेलेंस जो है वो सीसीटीवी कैमरे से होती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है एक आदमी को लाने की। ठीक। अब तो लिपसिंग भी जो है वो एआई आपका जो बोल रहा होता है वो कैच कर सकती है कि क्या बात कर रहा है। There are so many modern signals intelligence, technical intelligence अरीना जहाँ पे ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया इंटेलिजेंस एजेंट। ऑल राइट। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एक कंपनी थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसने प्रिडिक्ट किया कि एक सुसाइड बॉम्बिंग कहाँ होगी। अपने प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से वो पेशावर में था और वो ठीक। सुसाइड बॉम्बिंग हो की गई। Great. तो डाटा की कलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। और तो और एक तो प्रोफाइलिंग और जो टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन अभी भी वो उस टाइप की इंटेलिजेंस होती है उन एरियाज में जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है या मॉडर्न एरिया या रिमोट लोकेशन है। अच्छा अली भाई, ये एक जगह आपने जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा और ये मॉडर्नाइज्ड हो गई है। उसमें जिस तरह टिकटॉक है, कमेंट्स में सुना पबजी गेम के अंदर भी कमेंट्स हो रहे होते हैं, वो कुछ माफियाज उस पर भी काम कर रहे होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स भी उस पर काम कर रहे होते हैं और बातचीत का जो एक कन्वर्सेशन का मामला है वो वहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। तो इज इट ट्रू? जी, दिस इज वन ऑफ अ मेजर इश्यूज के टेररिस्ट की कम्युनिकेशन किस तरह से पकड़ी जाए। टेररिस्ट आपसे 5 कदम हमेशा आगे होता है। ये क्योंकि वो क्रिएटिव होता है, आपके पास उसके पास मैन पावर जो है वो ज्यादा है। किस तरह से वो बात करे, ऑफलाइन भी बात कर रहा होता है, ऑनलाइन भी बात कर रहा होता है, लेकिन डिस्टेंस पे। बिल्कुल, स्वात में ऐसे लोग पकड़े गए जो पबजी यूज करते थे। फिर एक्स बॉक्स की चैट, एक है रोड ब्लॉक्स, उसकी चैट गेम पे चैट पे बात करते थे। फिर उसके बाद टिकटॉक के कमेंट सेक्शन में, अमेरिका के कमेंट सेक्शन में वो नीचे से बात अपने कोडेड वर्ड्स डालते थे। टेलीग्राम एक आप देखते होंगे कि जी। एक सर्विस है जो कि कंसिस्टेंटली यूज हो रही है, जिसके सर्वर्स जो हैं वो टेलीग्राम नहीं दे रहा है। सही। फिर टेररिस्ट जो है अपना मवाद डाल रहे हैं। ऐसी एक्स पे जो आप बीएलए के अकाउंट्स देखें और टीटीपी के कितने एक्टिव हैं,
तो ऑल्दो एक्सेस तो हर जगह पे होती है, लेकिन वो इट्स अ कैट एंड माउस गेम के वो यूज करते हैं, फिर यहाँ से उनकी कम्युनिकेशन हैक हो रही होती है। हम्म। बाजू अपने कोडेड वर्ड जो है, जैसे ओसामा बिन लादेन है वो अपने लिख के मैसेजेस भेजता था घर से, सही। और फिर वो आगे जाके, लेकिन वो लोग ईमेल के जो है वो डिलीट फोल्डर में रखते थे वो ईमेल, ताकि वो जाए भी ना, और फिर वहां से यूजर नेम पासवर्ड डाल के देख लेते थे तो तो मतलब ये इतने क्रिटिकल थिंकर कैसे होते हैं, लाइक ये किस तरह से कर लेते हैं, और ये चकमा देने में माहिर किस तरह से होते हैं? वो देखिए क्रिमिनल माइंड होते हैं, जिस वो क्रिएटिव लोग होते हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। टेररिस्ट भी जो पुराना टेररिस्ट नहीं रहा, हम्म। द न्यू एज ऑफ टेररिस्ट इज एजुकेटेड। आपने देखा होगा सुसाइड बॉम्बर कराची यूनिवर्सिटी की, वो खातून, वो पीएचडी, राइट। तो पढ़े लिखे हैं, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, they know how to save themselves, they know आईपी से किस तरह बचा जाता है, जी। जियो फेंसिंग से किस तरह बचा जाता है। ये एक मतलब मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप डील कर रहे हैं, और उसे कोप अप करने के लिए यू नीड मॉडर्न अच्छे आईटी के लड़के, यू नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो शुक्र खुदा का, हमारे 10-12 साल से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई, नए लोग लाए, और ये जो बाबे बिठाए हुए थे उन्हें हटाया, जी। और who understands the new age of terrorists and how they work। जी। अच्छा, कुलभूषण यादव को आईएसआई ने कैसे पकड़ा? जरा होल स्टोरी बिहाइंड दिस जरा ये भी बताइएगा हमारी ऑडियंस को। मैं पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, ठीक। बट उजैर बलोच वाज अ कराची गैंगस्टर। उसने इंफॉर्मेशन दी कि एक आदमी है जिसने मुझसे राब्ते में आया था, उसका हम्म। इंडियन एक्सेंट था, और फिर वो यूज हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कुलभूषण यादव को अरेस्ट किया। मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं, कुलभूषण यादव इज द मोस्ट हाई वैल्यू हैंडलर। आप सब पहले प्यादे पकड़े जाते थे, लेकिन इस बार हैंडलर पकड़ा गया। इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजय दोवल, और वो साइट पे चला रहे थे। ही हैड एक्सेस टू ऑल फर्म्स, ही वाज वर्किंग फ्रॉम चाबहार, जो कि ईरान का एक पोर्ट है जो गवादर के अगेंस्ट यूज होता है। ठीक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है 10 साल के लिए। तो वो बाहर से ऑपरेट करता था। ही वॉज इन्वॉल्व इन कराची, ही वॉज इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान। 2 से 3 बार तो वो पाकिस्तान आके जा चुका था। तो आप उसकी आप देखिए, जैसे आप चतुराई बोलते हैं हिंदी में, कुलभूषण यादव इज वन एग्जाम्पल कि किस तरह इंडिया यूज करता है। ईरान की अनफॉर्चुनेटली टेरिटरी हमारे खिलाफ यूज हुई ना, बिल्कुल ठीक। वो इंडियंस यूज कर रहे थे। तो ईरान ने भी अब शुक्र खुदा का, जिस तरह से हमने उन्हें सपोर्ट किया, मेरी दुआ है कि ईरान भी उतनी ही पाकिस्तान की मदद करे जितनी पाकिस्तान ईरानियों की ट्रू। करता है। और बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत बिटर है। ईरान में आज बीएलए के 52 to 58 मेंबर्स रहते हैं, वो इराक तक जाते ठीक। हैं, इंडियंस ऑपरेट करते हैं, और ये एक बड़ा एक मेजर नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। आई एम श्योर ईरान भी अब हेल्प आउट कर रहा है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, जिस तरह आपने बात की तो ईरान वाली साइड पे जिक्र चला ही गया, अभी पीछे वॉर शुरू हुई इसराइल एंड ईरान की, और आपने देखा कि सारी जो एजेंसीज के बंदे पकड़े गए वो मोसाद के काम कर रहे थे अंदर तक ईरान में। कुछ वो कैथरीन का जिक्र भी हुआ, उसके अलावा भी बहुत से एजेंट्स को पकड़ा और कुछ को फांसी भी दी गई। आप क्या समझते हैं ये किस तरह से इन्वॉल्व थे? और प्लस उधर ये रॉ के एजेंट्स भी मौजूद थे जो कि ईरान में काम कर रहे थे। ये कैसे किस तरह से डिफरेंट एजेंसीज के काम, जो एजेंट्स थे एजेंसीज के, वो एक ईरान में सेटअप बनाकर बैठे हुए थे? सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, तो मोसाद जो थी वो ईरान में बस चुकी थी। और वन ऑफ द रीजंस के मेरी समझ में जो आता है वो ये कि उनके यहाँ इतना इंटरनल डिसेंट है कि उन्हें एजेंट्स बनाना बहुत इजी थे। प्लस उनकी इनकॉम्पिटेंस भी थी। उनकी जो काउंटर इंटेलिजेंस एक पूरी फील्ड होती है जो कि ऐसे एजेंट्स को पकड़ती है, डबल एजेंट्स जो बन जाते हैं दूसरे मुल्कों के लिए। तो ईरान की नाकामी थी, मगर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए 3-4 चीजों पे। एक तो मैं कहता हूँ काउंटर इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट है, ये एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए जो कि ठीक। काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर सर्वेलेंस करे। पाकिस्तान को ईरान से ये सीखने की जरूरत है कि जो भी कोई जाता है, चाहे वो मिलिट्री का पर्सनल हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, या कोई बिजनेसमैन हो,
एकदम से, स्पेशली जो गवर्नमेंट के लिए लोग काम करते हैं लोअर लेवल से लेके हाई लेवल तक, उनके बच्चों को चेक करना चाहिए, जो कि होता है कि उनके वो कैसे जा रहे हैं जराए, उनके पैसे, अगर कोई उन्हें अनड्यू स्कॉलरशिप मिल गई है वो भी हम्म। चेक करें। और ये पाकिस्तान में ऐसा हुआ भी है और ऐसे लोग पकड़े भी गए। तो उनकी पेनिट्रेशन हमने मुश्किल बनानी है। तो मेरा एक 4 से 5 स्टेप्स मैं कहता हूं कि हमें ये करना चाहिए। फिर मैं मुसाद के, हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी जो हमारे जो लोग जा रहे हैं बाहर, उन पे चेक होना चाहिए, हर ठीक। किसी पे पासपोर्ट नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये जो डुअल नेशनैलिटी का सिस्टम है, मैं हाँ इसे जी। डुअल लॉयल्टी समझता हूँ, हम्म। कि अगर किसी ने कर लिया तो हमें एक पासपोर्ट, जैसे इंडिया ने किया कि पासपोर्ट आप एक ही बार रख सकते हैं, सही है, आप पाकिस्तान सही। फिर भी पैसे भेजेंगे। मतलब हमें जो कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में कोई कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 4, हमें जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज और जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमें काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो डबल डाउन करनी पड़ेगी। प्लस आपने देखा कि ड्रोन्स किस तरह, ड्रोन की फैक्ट्री निकली ईरान में जो बना रही थी, जी। तो हमारे यहाँ भी है। तो हमें इंपोर्ट्स पे भी जो पीटीए की एनओसीज हैं और डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनओसी उससे बढ़ाना चाहिए। आपके जो अफगान शहरी 40 से 50 लाख अभी भी रहने, ऑफिशियली अनऑफिशियली, जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स भी ले लिए हैं, उनका भी सिक्योरिटी ओके। रिव्यू करना पड़ेगा। आपने देखा है ईरान में एक बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस तो दुश्मन है ही, लेकिन अफगान नेशनल यूज हुए मोसाद यस। की, 200-250 यस। डॉलर पे तस्वीरें खींच रहे थे। बिल्कुल राइट। ठीक। तो आपको और हमें क्या सीखना चाहिए उससे, हमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो सीसी, कराची आपका सबसे बड़ा शहर है जहां पे अब तक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं आ पाया, जो सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम था, कराची आई, लेकिन काबुल में 94,000 कैमरेज लग चुके हैं ठीक। एआई डिपेंडेंट। ये हमें सबसे बड़े शहर को अपने और सबसे बड़े प्रोविंसेस में ये डबल डाउन करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। सही। सही। जी। इंडियंस यूज हुए हैं ईरान में फॉर एस्पिनाज बाय इजराइलीज, और वो इंडियंस, आपको याद होगा कि कतर में उनकी नेवी के लोग पकड़े गए थे, इंडियंस, जो कि, ईरान का तो दोस्त था इंडिया, अली भाई। अब ये बात ईरान को समझने की है ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ। और आप इतना, और जो उनका जो सी ऑफ वे ऑफ होमस है, उससे 80% इंडिया की एक्सपोर्ट भी जाती है, ठीक। जो कि यूरोप जाती है पेट्रोल में, पेट्रोल की सूरत में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सूरत में। तो ये ईरानियों को समझने की जरूरत है। मेरा कंसर्न तो पाकिस्तान से है भाई। हमारा भी कंसर्न पाकिस्तान से ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कंसर्न अपना होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने देख लिया कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ ठीक। 71 की जंग में या 65 की जंग में। और आज की जंग में हमें सिर्फ पता है कि चाइना, अजरबैजान, टर्की खड़े हुए। ठीक। ईरान ने भी उस तरह से हमारी मदद नहीं नहीं की की। जिस तरह से करनी चाहिए थी। उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ भी आए, वहां भी गए, लेकिन वहां पे उन्होंने एमओयू साइन किए। मेरी दुआ है, हमारे इस्लामी मुल्क है, हमारे दोस्त हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने मदद की ईरान की इस वक्त, बिल्कुल ठीक। अब वो कुछ दिनों के सामने आएगी, ईरान भी मदद करे। बट इन टर्म्स ऑफ मुसाद, क्या मुसाद के एजेंट्स पाकिस्तान में नहीं पकड़े गए? बिल्कुल, आपके पास 60s 70s 80s में पकड़े गए। अच्छा। सबसे बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की ये थी कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। ये हमारी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी बहुत। कामयाबी थी कि मोसाद, एनसीआईए एंड द वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने को हमने चकमा दे के हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। सही। मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए, कराची में पकड़े गए, पंजाब में पकड़े गए, हु आर वर्किंग डायरेक्टली फॉर मोसाद, ओके। एंड आईएसआई ने पकड़े। अली भाई ये बताइएगा कि अलकायदा की क्या हकीकत है, ये कहाँ से बनी, इसकी कहाँ से तश्कील दी गई, इसकी वजह क्या थी? सो अलकायदा के वो लोग थे जो हमने अफगान प्रोजेक्ट किया था विद अमेरिकन, और उसमें जो अरब लोग आए थे सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, तो अरब लोगों का एक एक बुकलेट बनी, कायदा। तो अलकायदा वहां से नाम आया। राइट। तो जितने अरब लोग अफगानिस्तान में थे, उनके नाम लिखे थे एक डायरी में, ठीक। तो वो अलकायदा बन गए, अलकायदा। सही। राइट। तो दिस इज हाउ द ओरिजिनेशन ऑफ अलकायदा वाज। अलकायदा जो थी, जब वो बनी, उसकी बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि सऊदी सरजमीन में या
उसमें हमारा जिहाद तो खत्म हो गया, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस क्यों आई, अच्छा। क्यों बैठी। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने फिर सबसे पहला जो उनके नंबर 3 थे खालिद शेख मोहम्मद, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 93 में गालिबन एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था। फिर उसके बाद जो है 95 में अलकायदा की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कार्रवाई, और पाकिस्तान में कभी सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होती थी। पाकिस्तान में एक बड़ा आइडियोलॉजिकल मसला है। जी। कुछ लोग अपने आप को मुसलमान ज्यादा कहते हैं और पाकिस्तानी कम, कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और मुसलमान ज्यादा। अब उन्हें उन्हें ये समझने की जरूरत है, पाकिस्तान एक नेशनल स्टेट है, ठीक। राइट। क्या क्या दूसरा कोई मुसलमान मुल्क आपको नेशनैलिटी दे देता है? नहीं, नहीं। राइट। तो आप एक हुक्मरान वक्त, सही हो गलत हो, माने या ना माने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, बेशक। आपको उसकी पॉलिसियों के मुताबिक चलना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। और इस्लाम, या इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, और बिल्कुल। पाकिस्तान मजबूत होगा तो ही इस्लाम मजबूत होगा, बेशक। और एट द सेम टाइम हमें इस्लामी नेचर और इथॉस तो है मतलब कि हम, हमारे जो स्टैंड्स हैं, वर्ल्ड व्यू है, वो इंस्पायर्ड बाय इस्लाम और मुसलमान है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। और तो पाकिस्तान में एक जंग है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे वो, फिर जाहिर बात है जो हमारे लोग थे उन्हें अलकायदा ने रिक्रूट करना शुरू किया, क्योंकि अलकायदा की आइडियोलॉजी थी वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थी। सही। और फिर जाहिर बात है 2001 आया, बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला 9/11। और पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है, ये किसी अमेरिकन या यहूदी ने नहीं टकराई, अलकायदा ने ही टकराए थे जहाज। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करिएगा भरपूर तरीके से, जिस तरह से आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है। 5 डांसिंग इसराइलीज थे, कहा जाता है मोसाद के, जो डांस कर रहे थे रूफटॉप के ऊपर। इसकी भी कहानी इसमें ऐड जरूर करिएगा। मुझे इस बारे में मैं अब्दुल हई, मैं आपको अगर वो 5 यहूदी और वो भी थे तो वो भी उसमें मारे गए। मसला ये है कि ये जो स्टोरीज पाकिस्तान में और अरब दुनिया में बताई जाती हैं कि समहाउ कि इट वाज अ मोसाद और इजराइली और थिंग, दिस इज नॉट नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये सिर्फ ये किताबी कहानियां हैं। अच्छा। कोई 9/11 वाज अ जॉब ऑफ ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन ने एक्सेप्ट किया, खालिद शेख मोहम्मद ने एक्सेप्ट किया, बल्कि उसका क्रेडिट लेते रहे। और उन्होंने मुल्ला उमर को बेवकूफ बनाया। जो अफगानिस्तान तबाह हुआ, वो मुल्ला उमर का मतलब, वो बेसिकली वो इनकी वजह से हुआ। वो झूठ उन्होंने मुल्ला उमर से बोला कि हमने नहीं किया, और फिर बाद में आके उन्होंने एक्सेप्ट किया ये सारी चीजें। आप देखें तो 9/11 से 2 दिन पहले वो 2 अरब अलकायदा के लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट बन के जाते हैं, और जो है वो अहमद शाह मसूद को कत्ल कर देते हैं। ओके। और फिर वो अहमद शाह मसूद का गेम बनाया गया उनके लिए कि भाई साहब, वो इसलिए किया गया कि उन्हें सिंपैथी मिलती और उनकी ऑपोजिशन खत्म हो जाती है, उसके बाद 9/11 होता है। और बाय द वे हमारे तो लोग थे ही नहीं, सऊदीज थे, कुवैतीस थे, हम्म। डिफरेंट लोगों के थे, राइट। तो वो मतलब अगर हैम्बर्ग इजिप्शियंस थे, सही। हैम्बर्ग सेल के लोग थे। तो ये लोग जो थे, क्योंकि पाकिस्तान इसमें ऐसे इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि हमने वो जो लोग थे वो अपने, जब उन्होंने जंग लड़ी सोवियत यूनियन में, वो मुल्क बदर हो गए थे, क्योंकि उनके इजिप्ट, सऊदी अरेबिया के वो खिलाफ हो गए थे, तो वो अपने मुल्क तो जा नहीं सकते थे, वो सूडान चले गए थे, फिर वो अफगानिस्तान आए, क्लिंटन ने वहां पे हमले भी किए। तो वो बेसिकली ये लोग जो थे, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि वो नेशनल स्टेट्स को नहीं मानते थे, और उस पे करते थे। बट देखें, दुनिया चेंज हो चुकी थी, और ये लोग और फिर इन्होंने ऐसी साजिशें की जिससे पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया कमजोर होती। ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सी मुश्किलात देखने को मिली 2001 के बाद, घेरे तंग हो गए। तो उसकी क्या फिर वजह थी? पता है, पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होती थी। पाकिस्तान में पहली सुसाइड बॉम्बिंग इन्होंने शुरू की, अरबों ने। मतलब ये जो अलकायदा के लोग थे, 95 में आपकी एम्बेसी उड़ा दी भाई। उसके बाद अमेरिकनों को यहाँ पे कत्ल, जो पाकिस्तान कमजोर हुआ वो इन लोगों की वजह से हुआ। आप कह दें कि हमारी पॉलिसीज खराब थी, तो मैं कहता हूं कि उसमें हमारी पॉलिसीज भी, यस, हम लोग भी उसमें थे, क्योंकि हमने, मगर मसला ये था कि अमेरिका अफगानिस्तान से बैकआउट हो गया था, हम ठीक। क्या करते। तो 90s में ये लोग ग्रो हुए, और फिर 2001 में आपने देखा फिर पाकिस्तान ने जो इनसे लड़ा, और आपने देखा कि किस तरह से अलकायदा के लोगों को पकड़ के अमेरिकन को दिया गया। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक जी जी। रिचर्ड रीड
बम्बर था, जिसकी वजह आप जितने भी एयरपोर्ट पे जूते उतरते हैं लोगों के, वो इन्हीं का एक बंदा था, अलकायदा का, जो पाकिस्तान में आके ट्रेन हुआ अनफॉर्चुनेटली, और उससे और बॉर्डर्स पे ट्रेन हुआ, जिससे जूते में बम उसने डाल के अमेरिका में पकड़ा गया था, पेरिस में पकड़ा गया था। ओह माय गॉड। तो इन डैनियल पर्ल को ज़िबा कर दिया अब। डैनियल पर्ल की कहानी भी मुझे जरा बताइएगा आप तफसील से आगे चल के। तो वो इन लोगों को, डैनियल पर्ल को ज़िबा कर दिया। तो पाकिस्तान ने जितना नुकसान इन अलकायदा की वजह से, फिर उसामा बिन लादेन जैसा आदमी यहाँ से पकड़ा गया, ऑल्दो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा था। और क्या पाकिस्तान इतना बेवकूफ था? अच्छा, अमेरिकन, वो हम बात करेंगे अमेरिकन ने क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन, बिकॉज अमेरिकन न्यू, बिकॉज अमेरिकन और पाकिस्तानी ने मिलके ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिल रहा था। सही। यस, देयर वाज मिसट्रस्ट। तो अमेरिकन न्यू कि ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान को कितना नुकसान किया। आई विल टेल यू समथिंग, यस। ओसामा बिन लादेन वाज इन्वॉल्वड इन गिविंग आउट ऑर्डर्स टू बैतुल्ला मसूद टू किल बेनजीर भुट्टो, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ तो बहुत बातें होती हैं कि उनके किसी और ने, रिश्तेदारों ने मरवा दिया, लेकिन असली चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी। इट वाज Al-Qaeda which was doing it. 26/11. It was non-state actors in Pakistan trained and recruited by Al-Qaeda to bring Pakistan and India close to a war. ना, आप देखिए इनकी फॉरेन पॉलिसी, ये लोग क्या करना चाहते हैं कि दे वांट टू ब्रिंग, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की कंसंट्रेशन वजीरिस्तान और अफगानिस्तान से हटे, दे वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान एंड ब्रिंग आर्मीज अटेंशन टू इंडिया एंड इंडियाज अटेंशन टू पाकिस्तान। तो आप ये एक नॉर्मल लोग नहीं है, ये लोग मास्टरमाइंड्स हैं। और ऑब्वियसली ये लोग रिक्रूट करते हैं ऐसे लोगों को ताकि वो स्ट्रेटेजिक मिशंस क्रिएट करें। दिस इज वाई मैं हमेशा कहता हूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, फनेटिकल, जो पाकिस्तान की हाकिमियत को नहीं मानते, आर द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पाकिस्तान। दिस बिल्कुल इज ठीक। वाई इंटेलिजेंस एजेंसीज आर इंपॉर्टेंट, दिस इज वाई इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। ये जो मिसिंग पर्सन का है, बलोच स्टूडेंट होगा, मैंने बड़ा उस पर एक पेपर लिखा और मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को भी दिया, जिसकी शुक्र मेरी भी लॉबिंग थी। ऑब्वियसली उन्होंने सोचा हम क्या है कि वहां पे डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम बन रहा है, जैसे स्वात में जैसे स्टूडेंट्स आए, आपके पंजाब से आते थे और वो समझते थे कि यार हम तो टेररिस्ट लोग हैं, अब उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स में डाला जाएगा, उन्हें री एजुकेट किया जाएगा। और मैं इससे हटके बात करता हूँ, आपको सिक्योरिटी में आपको हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। जब हार्ड स्टेट सही। की बात करते हैं तो आई टेल यू व्हाट अ हार्ड स्टेट इज। जी जी। सुसाइड बम्बर एक फट जाता है, वो समझता है कि मेरे पास, मुझे तो कुछ होना नहीं है, मैं मर जाऊंगा। आपको क्या करना है? आपने सुसाइड बम्बर की पूरी फैमिली को उठा के अरेस्ट करके रेडिकलाइजेशन सेंटर में डालना है, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए। ओके। आप 5 बार कर लें, छठी बार वो सोचेगा बटन दबाने से पहले कि मेरी फैमिली के साथ कुछ हो क्या होगा? सकता है, फिदाई वाला। तो ये आपको हार्ड स्टेट के एक्शंस लेने पड़ेंगे, वरना तो क्या होगा? क्योंकि देखिए 25 करोड़ लोगों में से एक दो ही लोग शरपसंद हैं, 250 लोग हैं, ठीक। 500 लोग हैं, या 5,000 लोग हैं 25-26 करोड़ लोगों में से। सही। क्योंकि जरिए सोचते बहुत ज्यादा हैं, करने वाले उसमें से 500 लोग हैं। सही कह रहे हैं। आपको 26 करोड़ में 500 लोग ढूंढने, और वो 500 करोड़ आपको पता है कहाँ, वो 500 लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, सिर्फ सही। बातें नहीं करनी पड़ेंगी। देयर इज अ नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। आपका जो अपर सूबा है, केपीके के सर्टन पार्ट्स नो गो एरिया बन गए हैं, बलूचिस्तान के सर्टन पार्ट्स नो गो एरिया बन गए हैं, ऑल्दो वहां। और ये भी समझने की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी फेलियर है, दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी फेलियर। ठीक। देखिए टेररिस्ट क्या कर रहा है कि वो आके वो चेक पोस्ट तबाह करके अंदर जाके नहीं मार रहा है, जैसे एपीएस में हुआ या कराची एयरपोर्ट पे हुआ, वो सिक्योरिटी फेलियर थी। टेररिस्ट उसके बाहर जाके फट रहा है, सही। बाहर जाके फिदाई अटैक कर रहा है, वो सिक्योरिटी को ओवरवेम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, हमें जरा सा बेहतर करना पड़ेगा। सही। प्रीएम्पशन ऑफ इंटेलिजेंस, जिसपे आपका नेशनल फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर बन रहा है, वो इसीलिए बन रहा है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स इज एन एंगल, बट देखिए आपके पास चॉइस है। आपके आपको क्या चूज करना है? करना है अपना कुत्ते का बच्चा या उसका कुत्ते का बच्चा?
right? This choice is between your son of a bitch and their son of a bitch. बिल्कुल ठीक This है। has gone down to zero sum level, और वो आपको डिसाइड करना है। आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, दो लोगों को बचाना। अब आपके पास एज अ स्टेट्समैन और एज अ क्रिटिकल डिसीजन मेकर दो चॉइसेस हैं। सही। दो लोगों को बचाना, दो खानदानों को बचाना, हम्म। या या 2 लाख खानदानों को बचाना। ठीक। ऑब्वियसली आप 2 लाख खानदानों को बचाएंगे तो बिल्कुल आपको ठीक। ह्यूमन राइट्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अली भाई, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। मुझे आगे भी बताइएगा कि MQM मुबैना तौर पर कहा जाता है कि रॉ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। क्या इस बात में हकीकत है या ये भी क्या सराही हैं? बिल्कुल, एमकेएम के रॉ से ताल्लुकात थे। और इसमें जो एम अनवर और तारिक मीर जो थे, वो दे गिव आउट स्टेटमेंट्स। और हुआ ये कि जब स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन के घर पे छापा मारा, वहां से कुछ जो वो किसी और वजह से था, लेकिन वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले अच्छा। जो जिसपे स्कॉटलैंड यार्ड ने एमकेएम की को इन्वेस्टिगेट किया, जहां पे उन्होंने रॉ की फंडिंग ली थी। फिर एमकेएम के एम अनवर और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इंडियन कौंसल जनरल से मिलते रहे। वो चीज साबित करती है कि कराची में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी जो रॉ कंट्रोल कर रही थी सही। अल्ताफ हुसैन है। दिस इज व्हाई आई थिंक ये साबित हो चुका है। अब इसमें इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सही हो गया, इसीलिए फिर ऑपरेशन किया गया और इनको खत्म किया गया। I think that was the end game जी, because when you took off that funds and everything, और ये जाहिर बात है, ये अभी से तो नहीं ले रहे थे, हम्म। एक हफ्ते पहले से कर रहे थे। आई थिंक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड दैट देयर विल नॉट बी अल्ताफ हुसैन। सही। अच्छा, ये जो TTP है और BLA है, इनके पास एक मॉडर्नाइज असला है, वेपन्स मौजूद हैं, अमेरिकन वेपन्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इन तक ये कैसे रसाई मुमकिन हो जाती है ये सब चीज़ों की? देखिए, फ्रॉम ब्लैक मार्केट, फ्रॉम बॉर्डर्स, आपके पास अमेरिकन इतना असला अफगानिस्तान में छोड़ के गए और अफगानिस्तान से वो खरीदते हैं। हम्म। मैं आपको ये भी बता तो एक सबसे बड़ी सोर्स तो वहां से है। बट आई टेल यू वन थिंग, आई थिंक जाफर एक्सप्रेस में ईरानियन साख्ता असला भी मिला। अच्छा। ईरान फर्स्ट टाइम, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो ईरान से आया हुआ था। वो कॉपी थी लेकिन इट वाज मेड इन ईरान। ठीक। तो दो सोर्सेस तो आए। तो आपको क्या करना है, मैं तो हल की बात कर रहा हूँ अब्दुल जी। भाई। प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, हल क्या है? बॉर्डर मैनेजमेंट कंट्रोल्स। आपने जो फेंस लगाई है, मैं इस फेंस को मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। राइट? फेंस का मतलब आप लगाने से पहले अपनी मिलिट्री और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से कह रहे हो कि इसके अंदर ही ऑपरेट करें। वो जमाने चले गए। आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि हमें इस दीवार के अंदर ही लड़ना है। यस, सही। लेकिन अब बहुत दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, टीटीपी और बीएलए, और दुश्मन बैठा हुआ है ईरान के अंदर। ये जो टीटीपी के लोग हैं, आपके 4 से 6 हजार वहां पे अफगानिस्तान में, और उनकी फैमिलीज हैं कोई 40-50 हजार लोग जो ओ माय गॉड। उसके बाद ईरान में। देखे ना, ये पाकिस्तानियों को बताने की जरूरत है कि 6 हजार लोग हैं और उनकी 50 हजार, जाहिर बात है उनके 5, 6, 8, 9, 10 बच्चे हैं और ऑब्वियसली। कुंबा है। आपने एक मेरे ख्याल से यूएई के साथ एक कैंप बनाया है जिसमें यूएई सपोर्टिंग पाकिस्तान के जो लोग उनमें से लड़ना नहीं चाहते, उनकी फैमिली वहां रह सकती है। ठीक हो गया। वेपन्स पे तो हमें बैन लगाना चाहिए कि वेपन्स तो फौज और यूनिफॉर्म, फौज और पुलिस के ठीक। अलावा होना ही नहीं चाहिए। उसूलन एक हमें एक पाकिस्तान में एक डी वेपनाइजेशन कैंपेन करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम बॉर्डर सिक्योरिटी पे हमें ड्रोन्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। सर्वेलेंस ड्रोन्स काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक थर्मल ड्रोन्स, हमें उसकी बेहतर रहनुमाई करनी पड़ेगी। हमें एक जॉइंट एक्शन फोर्स बनानी पड़ेगी बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नाउ। अली चिश्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि डैनियल पर्ल की कहानी क्या थी? उसकी वीडियो भी बनाई गई और वो वायरल भी की गई बाकायदा तौर पर, और जिस तरह से उसको ज़िबा किया गया वो बड़ा ही मतलब हौलनाक मंजर था। डेनियल पर्ल जो था वो बेसिकली एक यहूदी वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमेरिकन जर्नलिस्ट था जो इंडिया में स्टेशन था। ठीक। मिड लेवल था जर्नलिस्ट। वो उससे उससे एक स्टोरी जो रिचर्ड रीड के बारे में करना चाहता था। रिचर्ड रीड वो था जो शू बॉम्बर था, जो कि पेरिस में पकड़ा गया, जिसके अलकायदा ने जूते में बम छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से अब तक जूते बैंड हैं, मतलब चेक होते हैं आपके। ठीक है। तो वो उसकी करने पाकिस्तान आया, और इस्लामाबाद में उसने जब एक गिलानी कैरेक्टर थे, ये जिलानी, जिनकी वजह से वो समझता था उनका शेख था,
तो वो एक फिक्शनल कैरेक्टर थे, उसके उसे ढूंढ रहा था डैनियल पर्ल। ठीक है। और तो apparently, तो जिहादी सर्कल्स और कायदा सर्कल्स में उसका नाम आना शुरू हुआ। उन्होंने कहा यार ये तो अमेरिकन और यहूदी भी है, और तो ये हमारे लिए अच्छा टारगेट है। तो ठीक है। उमर सईद शेख वो उसने एक प्लान बनाया और उसने पूरी टीम कराची में जमा की, जिसमें लश्कर जंगवी के लोग भी थे और एंटी स्टेट किस्म के लोग थे, जो आपको पता है 2001 में क्योंकि पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेरर में शामिल हुआ था, तो बहुत सारे डिसग्रंटेड थे अफगानिस्तान से कि पाकिस्तान क्यों हेल्प कर रहा है अमरीकियों की। तो इस किस्म के लोगों को जमा किया कराची में उसने, और फिर कहा कि जी वो गिलानी जो है वो यहाँ पे आपको एक विलेज होटल है कराची में जो हम्म। मेट्रोपोल के बराबर में, वहां पे बुलाया। ठीक। और वहां पे ये आया डैनियल पर्ल, और ऑफ कोर्स वहां पे उसे उसे कहा कि एक सुजुकी में बैठे, और वो चला गया। अच्छा, उससे 2 घंटे पहले डैनियल पर्ल जो था, साइबर नेट एक कराची में है, उसके ऑफिस गया था। उससे पहले जो है वो आई थिंक 1-1:30 बजे एक और जगह गया था वो। और हाँ, 1-1:30 बजे उसकी मीटिंग थी यूएस कॉन्सुलेट में, जो एफबीआई का डायरेक्टर है काउंटर टेररिज्म का, उसके साथ थी। अच्छा। और उन्होंने इसे वार्न किया था कि आप कोई ऐसी चीज नहीं कीजिएगा। लेकिन जर्नलिस्ट जो होते हैं वो, आपको पता है, बाज वक्त कुछ नहीं समझते, हम भी रहे हैं, तो वो उनका दिमाग वो होता है कि हमें स्टोरी चाहिए। स्टोरी चाहिए। तो वो उसने ओवर एक्सूबरेंस में बगैर सिक्योरिटी के मिला, और वो उसके साथ बैठ के चला गया एक गाड़ी में। अब वो एहसनाबाद एक जगह है कराची में, वहां पे पहुंचा। उससे कहा कि वहां पे अंदर है। जैसे ही वो अंदर गया तो उसे लॉक कर दिया, और उसने पूछा कि क्या है, तो उसने कहा नहीं जी, लोग आएंगे आपके पास। अच्छा। 1-1.5 दिन हो गया, वो लोग कोई नहीं आए, तो उसे समझ में आ गया मैं मुझे ट्रैप हो बंदी गया। बना दिया, बिन अबडक्टेड। और फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि शेख उमर वगैरह, अब ये प्रेशर बढ़ा। तो आपने देखा कि शेख उमर ने क्या किया कि एक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वो F-16 की स्टोरी, कि हमें इसके बदले ये चाहिए, क्योंकि पूरी हम्म। कौम ढूंढ रही थी, पाकिस्तान ढूंढ रहा था, पाकिस्तान की कितनी बड़ी बेइज्जती। ये नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं आपको बात बताऊं। जी। तो वो एक फिर उसके बाद उसका प्रेशर बढ़ा, तो इन्होंने कॉल की अयमन उल जवारी को, शेख उमर वगैरह ने। ठीक। उन्होंने कहा हमारे पास एक अमेरिकन और जूश है, और उस जमाने में कराची वाज अपेरेंटली मेड एज सेंटर फॉर अलकायदा एट ओके। 2002। तो अयमन उल जवारी ने कहा मैं क्या करूंगा इसका मतलब चीजों पे। तो उसने पे शेख खालिद मोहम्मद को कहा, जो कि कराची में था। और शेख खालिद मोहम्मद अपने भतीजों दोनों के साथ आया, ओके। टेक ओवर किया ऐसनाबाद में। अब वो ऐसनाबाद में किसका घर था वो मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम था सऊद मेमन, वो एक जमात इस्लामी का कारकुन था। अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग कराची में जो थे वो उन्होंने पनाहे दी, जिस जो पकड़ा भी गया। और फिर आखिर में शेख खालिद मोहम्मद भी, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से पकड़ा गया, और एक जमात इस्लामी के नाजिम थे, उनके घर से पकड़ा गया। राइट। तो ओके। हाँ, तो ये फिर उसे ये लोग आए और फिर उससे बातचीत की। और इन्होंने पूरा अपना आपका अपना फिर वजू किया, और फिर उसे कपड़ा डाला, और उसे कहा नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, उसे लिटा के और उसे ज़िबा कर दिया। और वो बहुत ही तकलीफ दे। और फिर वहां पे जो एक आदमी पाकिस्तानी खड़ा हुआ था, उसने उल्टियां कर दी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं थी। ये सब ये ठीक। अलकायदा और ये चीजें ये लोग करते थे अरब। ये पाकिस्तानियों का नहीं था कि लोगों को ज़िबा करें या सुसाइड बॉम्बिंग करें। तो ये अलकायदा की जो आइडियोलॉजी थी, इन्होंने ट्रेन किए लोग हमारे सही। यहाँ से, उनके आइडियोलॉजिकल मेकअप, लेकिन डीएनए चेंज कर दिया। हम्म। लोग कभी ऐसी चीजें नहीं करते थे। वो उल्टी करके वो बाहर चले गए, फिर उन्होंने जगहें धोई ये चीज। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो उसके जब वो वीडियो बना रहे थे, तो अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें ज़िबा करने की वीडियो नहीं है, कैमरा खराब हो गया था। राइट। अच्छा। तो वो एक उस वक्त का शॉट है और एक उसके सर का है। और ये चीजें आपको कैसे पता चली कि असला नुमानी एक हमारी दोस्त है, उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की। उसके अलावा मैंने गुंतानामो बे के चीफ प्रोसिक्यूटर कर्नल डेविस मॉरिस, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जो कि उस वक्त गुंतानामो बे में अमेरिकन मिलिट्री के प्रोसिक्यूटर थे, चीफ प्रोसिक्यूटर। उन्होंने ठीक। खालिद शेख मोहम्मद की इंटरोगेशन की, और वो इंटरोगेशन मैंने डेली टाइम्स में छापी थी फर्स्ट ठीक। टाइम, और एक अमेरिकन अखबार में। तो वो बड़ा
एक सानिया है कि वो जिससे पाकिस्तान बदनाम हुआ, शेख खालिद मोहम्मद के एक रिश्तेदार से, जो उनकी फैमिली नहीं बताती, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने शादी की, जो दूसरी शादी की उन्होंने उन्होंने अच्छा। और ये जो पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली, यकीनन एक खातून के साथ शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो चीजें हुई, लेकिन देखिए ना, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी जो थी वो इस चीज में खुद कूदी, राइट। अमेरिका से लेके उनके जो हरकतें थी वो ड्यूबियस थी, इसे एक पॉलिटिकल माइलेज दी गई सर्टेन जमातों की वजह से। और वो उन्होंने जो अपने आज उनके साथ जिंदगी में हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो खुद जिम्मेदार हैं इस चीज। मतलब आप समझते हैं, आपके ख्याल में, कि वो खुद जिम्मेदार हैं इस सब की? बिल्कुल खुद जिम्मेदार हैं। और यकीनन हो सकता है उनके साथ सख्ती बढ़ती हो, लेकिन देखिए, हर डिसीजन टू अपने हस्बैंड को छोड़ना, एफबीआई की भी इंफॉर्मर रही हैं वो, अलकायदा के लिए भी काम करती रही हैं और इन लोगों के लिए काम करती रही हैं, इसके फर्म एविडेंसेस हैं। और मैं ये समझता हूँ ये एक ट्रेजेडी है, पढ़ी लिखी खातून, रेडिकलाइज, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हम फैमिलीज को 1950-60 से जानते हैं, इनके फादर वाज अ ग्रेट मैन, बाहर पढ़े, वालदा थी। लेकिन मसला ये है कि अच्छे लोग भी तो खराब हो जाते हैं, खवातीन भी तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्या कर रही थी वो 3 से 4 साल अपने बच्चों को गायब करके, अपने वो बच्चे को, मेरे ख्याल से उनके साथ एक मेंटल प्रॉब्लम भी हो गया था, जहाँ पे वो एक खास तौर पे वो अपने बच्चे को सुसाइड बॉम्बिंग बम्बर बनाना चाहती थी। ओह। शुक्र वो बच गया। ये ट्रेजेडी है ना, ये एक इंसानी ट्रेजेडी है। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात पे होती है कि यार, अपनी जिंदगी तबाह कर दी फजूल के चक्करों में, अपने हस्बैंड को छोड़ा। आई थिंक अम्मार बिन बलोची उससे शादी की, अलकायदा के एक मेंबर से, राइट। और फिर उसने तलाक दी आपको, बलूचिस्तान में की थी वो शादी। ठीक, अमेरिका में ये खुद पेश हुई, इन्हें पकड़ा गया, और ये जो एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर आफिया। अमेरिका में पेश नहीं हुई, अफगानिस्तान में एक जगह पे पकड़ी गई थी और अफगान अफगान पुलिस ने पकड़ के फिर अमेरिकन को दिया, लेकिन अमेरिकन्स को क्यों दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अली चिश्ती साहब, अमेरिकन्स को क्यों ही दिया? मतलब वहां पे ही क्यों, वहां पर उनको जेल में रखा गया है अभी तक? लेकिन एक पाकिस्तान की तरफ से ये तासुर भी आता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बाजियाब करवाया जाए, उनको छुड़वाया जाए और पाकिस्तान लेके आया जाए। तो उसमें आप क्या क्या समझते हैं कि स्टेट इस तरह का कुछ इकदाम उठाएगी? बातें करना और फिर उस पर अमल करना, आई थिंक स्टेट टू स्टेट के ताल्लुकात हैं वो। आई थिंक इमोशनल हद तक तो कोई साथ खड़ा हो सकता है, हम्म। वो इमोशन से ज्यादा की बातें नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को मतलब कोई ऐसी जरूरत, वो अमेरिकन भी सीरियसली नहीं लेते, हमारे यहाँ भी लोग नहीं लेते। हाँ, उसे 2-3 पॉलिटिकल पार्टी बड़ी उसे उछालती हैं बातें, लेकिन आई थिंक अमेरिका से जब हमें बात करनी चाहिए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि और हैं जो कि अमेरिकन दे सकते हैं। एक चीज मैं और बात करूं कि काउंटर इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, डॉक्टर आफरीदी जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़वाया, वो भी अमेरिकन चाहते हैं। और उसके बिना वो कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी तो है। कितनी स्टूपिड बात है कि एक आदमी जिसने अमेरिकन के साथ को साथ दिया, और अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो कल एग्जाम्पल आप क्या शो कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपके 10,000 लोग अमेरिकन के लिए काम करना शुरू हो जाएंगे किसी कंट्री सही। के लिए। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। डॉक्टर आफरीदी विल डाई इन पाकिस्तानी प्रिजन्स, चाहे उसने सही काम किया हो चाहे गलत काम किया हो। गलत काम इसलिए किया कि उसने अपने स्टेट को नहीं बताया। ठीक। अगर उसे नहीं पता था तो वो यूज तो हुआ एक सही। गलत हरकत में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप उनके घर भी गए, उसामा बिन लादेन के, क्या मंजर देखा? थोड़ा सा मंजर कशी तो जरा करके दिखाएं ऑडियंस को कि वहां पर क्या हालात थे, कैसे वहां पर वो बख्तरबंद जगह थी, कौन कौन से वहां पर तहखाने थे, कुछ जरा बताइएगा, एक्सप्लेन करिएगा। तो ओबीएल का जो घर था वो एबटाबाद में बिलाल टाउन एक जगह है, वहां पे था। उन्होंने एक आइसोलेटेड घर बनाया, उसके 2 कोरियर्स थे हम्म। जो कि कुवैती पाकिस्तानी थे, और वो भी खालिद शेख मोहम्मद ने दिए हुए थे। याद रखिएगा, इतना खतरनाक आदमी है खालिद शेख मोहम्मद। ओह, मतलब ये बैक एंड पे ये खालिद शेख मोहम्मद इज द वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन। अगर आप देखिए ना, उसने 95 से लेके पाकिस्तान में से कार्रवाई की, और वो ईरानी बलोच था। खालिद शेख मोहम्मद, राइट, बाय ओरिजिन वाज नॉट एन अरेबिक, बट ही ऑब्वियसली स्पोक अरेबिक, ही वाज लिव्ड इन कुवैत। तो वो जो था वो इन्होंने
दो कोरियर्स थे जो कि थे, फिर उनकी फैमिली रहती थी, फिर तीसरे फ्लोर पे ओसामा रहता था। फिर ऑब्वियसली जो ये कोरियर्स थे वो एक घर में बकरा आता था एवरी डे, घर में कोई फोन लाइन नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज कचरा चेक करती हैं, कचरे में पता चल जाता है घर में क्या क्या लोग रहते हैं, नैपी से लेके। पूरी फैमिली रह रही थी। पूरी फैमिली रही थी। पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया ना उसकी 3 वाइफ्स को और बच्चों को यहाँ से। वो तो आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तानी भी नहीं समझते, हमें समझने की जरूरत है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। तो वो अमेरिकन्स ने ऑफ कोर्स उसे जो था वो बहुत ही अजीब घर बनाया था। उन्होंने तासुर दिया हुआ था कि एक पठान फैमिली रहती है जिसकी दुश्मनी है, तो उन्होंने अपनी छतें ऊपर की थी। उसामा जो था वो 1 या 40 मिनट के लिए निकलता था, और उसके शेडो से अमेरिकन सैटेलाइट ने उसका समझ में आया कि उसकी हाइट क्या है। वहां से ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग आई, फिर उन्होंने एडवांस सर्वेलेंस की, और फिर जब उनके पास प्रूफ आया तो उन्होंने अटैक ऑपरेशन किया किया। उसे, और मार दिया। मारना क्यों जरूरी था, बहुत सारे सवालात आते हैं। मार इसलिए जरूरी होता है कि हाई वैल्यू टारगेट को आप छोड़ते, अगर आप पकड़ लेते तो 10 प्लेन हाईजैक हो जाते और 10 टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाते उसे छुड़वाने के लिए। तो हाई वैल्यू टारगेट को हर इंटेलिजेंस एजेंसी और हर सिक्योरिटी एजेंसी कत्ल कर देती है, क्योंकि ना सांप रहना उसकी वो बांसुरी वाली बात है। तो वो एक चीज है। अली साहब ये बताइएगा कि ये अभी पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान की भी जंग हुई, और खालिद चिश्ती साहब ने, जो उनकी बात कोट अनकोट कर रहा हूँ, कि कहा कि 4 घंटे में हमने वो जो 71 वाली जंग थी उससे ज़्यादा अटैक किया 4 घंटों में, और हमने उनको बताया कि हम लोग क्या चीज़ हैं। तो इसके बाद फिर ईरान और इसराइल हुई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी है, ये सब तफसीलात ज़रा लोगों के साथ शेयर करिएगा। जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक सबसे पहले उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर से पहले ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है कि मुझ जैसे लोग भी जो गलत समझते थे कि यार इंडिया क्या है और इनसे दोस्ती करनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पाकिस्तानियों में आ चुकी है। दैट इज बिकॉज ऑफ वन मैन एंड वन मैन अलोन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एज व्हाट वी से फौजीत, और जैसे आज कहते हैं जो उनके हैं, आई एम सेइंग एज एन एनालिस्ट, एज अ सीरियस एनालिस्ट, दैट स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पाकिस्तानियों में आ चुकी है आफ्टर दिस गाय। दो चीजें कि इंडिया इज एनिमी नंबर वन, और इंडिया हर तरीके से इकोनॉमिकली, फिजिकली, थ्रू टेररिज्म, वट एवर, वॉन्ट्स पाकिस्तान टू कोलैप्स एंड डिसइंटीग्रेट। नंबर टू, हमारी एक क्लैरिटी आई कि अपना कि कन्वेंशनली वी आर एट पार, एट टाइम्स सुपीरियर देन इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जंग न्यूक्लियर डायमेंशन के बगैर लड़ सकते हैं। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में 18 लोगों को कत्ल किया जाता है, जिसे पाकिस्तान कंडेम करता है बाय एन अननोन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कश्मीरी रेजिस्टेंस फ्रंट। नोबडी न्यू वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन केम फ्रॉम। इंडियंस ने अब तक उन्हें पता नहीं कर पाए कि वो लोग जो 4 या 5 लोग थे कहाँ गायब हो गए, बिल्कुल। और वो लोग कौन थे, क्या कर रहे थे। उन्होंने एक फेक पिक्चर दी, जो बाद में उनकी एनआईए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि नहीं भाई, ये लोग वो लोग नहीं है। तो ठीक। देयर इज अ पॉलिसी कंफ्यूजन विद इन इंडिया about who killed them. Pakistan condemned this as a terrorist incident in Pahalgam with the rest of the world. बिल्कुल बात ठीक। यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए थी। इंडिया ने ऑब्वियसली पाकिस्तान पे दबाव रखा, और वे ट्वीट्स करते थे कि डू नॉट स्लीप right tonight, and attacked Pakistan, which they said कि they've attacked on non-military targets at madrasas and everything. And of course यस। पाकिस्तान ने देखा कि आपने एक BVR वॉर लड़ी, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज डॉग फाइट नहीं थी, वो लड़ी जिसमें वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा जहाज एट द सेम टाइम एयर पे थे, और हमने ये साबित किया कि एयर सुपियोरिटी हमारे पास है यूजिंग द इकोसिस्टम। और सिर्फ जहाज के बाद, और ये जहाज की बात ना करें कि हमारे पास J-10s हैं और PL-15 मिसाइल्स हैं। आई थिंक द मैन बिहाइंड इट एंड द स्ट्रेटेजिस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन द यस। वेपन्स। और उन्होंने ये साबित किया, क्योंकि रफाल भी इक्वली पार का एक ऑब्वियसली फ्रांस का तैयार था।
जहाज है। तो हमने शो किया बिकॉज ऑफ आवर इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर वॉरफेयर that we have gained the technology and the military tactics which no other country has demonstrated. Might have it, not demonstrated. So we demonstrated our air superiority through our air force by the whole ecosystem which we have. सही। People जिसमें आते हैं, satellites आती हैं, intelligence is another part of it which nobody talks about. Then of course our command and control structures, and of course the fifth element is how जो उसका आपकी जो किल चेन आपने बनाई, उस तरह से जो बाय जो आपके पास एवॉक्स थे एंड अदर्स वो वर्किंग एट दैट टाइम। और फिर उसके बाद इंडिया ने आप पे अटैक किया एक और बार यूजिंग द ब्रह्मोस। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके जो द बेस्ट वेपन्स हमेशा डिटरेंस के लिए यूज होते हैं, नॉट टू बी शोन, सही। डराने के लिए होते हैं। इंडिया ने ब्रह्मोस विच इज द टॉप क्वालिटी मिसाइल शॉट at different places in Pakistan. यस। Most of them were intercepted. एक हमारी एयरबेस को बुल्हारी को नुकसान पहुंचा, शुक्र एयरक्राफ्ट नहीं, जो उड़ाई जाती है एयरक्राफ्ट नुकसान नहीं, और अब तक हम हमारे लोग ही वो कर देते। ऑफ कोर्स आप आर्टिलरी फायर हमारे यहाँ से इतना पंपिंग की गई इन 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 कश्मीर। एंड द फोर्थ एलिमेंट जो फिर हमने जवाब दिया यस। हुआ फतेह 1 एंड फतेह 2। वो मंजर मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के लिए मेरे ख्याल से सबसे खुशी का था। इट बेशक। वाज नॉट बाय द एयरफोर्स जहाँ पे हमारी बात हो रही है विच डिटर्ड इंडिया, इट वाज बाय अ लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स बिकॉज बिल्कुल ऑफ द ठीक। आर्मी। इंडिया वाज डिटर्ड। ये समझने, इंडिया को तो जहाज का प्यासा था आफ्टर डे 1, जब हमने 6 जहाज प्लस उनका एक यूएवी मेल यूएवी उड़ा दिया था, उन्हें एक जहाज चाहिए था। और फिर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली जब डे 3 और 4 जब हमने फतेह 1 और फतेह 2 विच इज द लोएस्ट ऑफ आवर डिनोमिनेटर्स ऑफ मिसाइल्स हमने इस्तेमाल किए, तो अब हमें पता तो चलता है टिक ही इट नहीं वाज है। द, हाँ इंडियंस। आज जयशंकर की एक बात आई कि जी वो आई वाज इन द रूम when the Americans were talking and they said that Pakistan might use a weapon or some sort which would be dangerous, तो वो सीज फायर हुआ इन दोनों। और उससे पहले जयशंकर क्या है कि we told Pakistan before launching this, it was the YouTube video was deleted। तो जो पॉलिसी कंफ्यूजन है वो हमारे यहाँ तो है नहीं। बिल्कुल ठीक। हम तो बड़े स्टेट थे। ऑन 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 इन द वॉर हमने उन्हें टिका के जवाब दिया। और मैं समझता हूं इसमें 3-4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नैरेटिव बिल्डिंग थी वो हमारी तरफ से बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अमेजिंग रोल था। दे गिव आउट एग्जैक्ट नंबर्स। देखें हमारी और उनकी पीआर में डिफरेंस ये था, वो कहते हैं कि जी वॉर में हमें जो है वो नुकसान होते हैं ड्यूरिंग मिशंस, हमने बताया वो नुकसान के नंबर्स दे दिए। यस। हमने उनके मार्क्स दे दिए ऑन ऑन एवरीथिंग बाय एयर मार्शल औरंगजेब खान। दे डिड एन अमेजिंग जॉब एट ब्रीफिंग द वर्ल्ड अबाउट इट। और ऑब्वियसली ये गोदी मीडिया तो नहीं बैठा हुआ इंडिपेंडेंट में या अमेरिका में। तो व्हेन द रॉयटर्स कोट समथिंग इट इज बैक्ड बाय थिंग्स। हम तो पहले दिन से जो कह रहे थे, जो इंडिया ने 1 महीने बाद मांगा, और अभी तो बहुत सारी चीजें। वी डिड हिट S-400। हमारे हमारे यहाँ से अगर आप GF-17 थंडर के ऊपर हमने CM-400 मिसाइल लगाया विच इज वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। दे वेंट ऑन अ दैट सुसाइड मिशन, जो आप तस्वीर देखते हैं 2 लोग साइन कर रहे हैं। And basically we went close to it and the idea was to hit them hard and we did hit 2 S-4 batteries which Indians अभी are explain नहीं कर रहे। अच्छा वो इंडियंस कहते हैं जी आपने एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। यस, आप अब क्या आपका एक रॉकेट गिरे एयरबेस और वो नुकसान भी पहुंचा, एक रूफ टॉप हो गया। और वो दिस इज बेसिक। और आपको समझने की जरूरत है पाकिस्तान इज अ वेरी हैज अ शैलो ज्योग्राफी। तो अ रॉकेट कमिंग टू पाकिस्तान 150 किलोमीटर इज डीप इनसाइड पाकिस्तान। इंडिया क्योंकि बड़ा मुल्क है तो रॉकेट गोइंग इनटू दिल्ली वुड बी 400-500-600 किलोमीटर्स यस। इन दैट। तो अभी तो हमारा वेव ऑफ अटैक आना था जिससे पहले से ही वो डिटर हो गए। फिर उसके बाद
what this Operation Sindoor, I personally believe, is has done 4 or 5 things. One is कि जो इंडिया जो अपने आप को महाबली कहता था इस एरिया हाँ, का, और वो पिच्ड अगेंस्ट चाइना, तो उसकी जो रीजनल पावर वाली जो बात थी वो डिमोट हो गई, एंड और एक दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान हैज हार्ड पावर एंड कुड यस compete इंडिया मिलिटरीली। तो पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल स्टेटस इससे चेंज हो गया। ठीक तो अगर आप देखा जाए तो ये ऑपरेशन सिंदूर एक खुद दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग है अपने ही ऊपर इंडिया के, बिल्कुल और ठीक। जिसमें इंडिया की प्रोफाइल जो थी वो बिल्कुल ही रीजनल पार्टनर से भी नीचे चली गई, पावर से नीचे चली गई। पहली बार आपने वेस्टर्न जेट जो थे राफेल उसे तबाह कर दिए, उसके साथ आपने जहाज तबाह किए। डिप्लोमेटिकली 1 अरब 40 करोड़ लोग आइसोलेट कर दिए मोदी साहब की पॉलिसीज की वजह से, उनके कोई उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं। उसके ठीक। बाद जो है अपने पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ा दिया। बेहतर। पाकिस्तान कन्वेंशनली उनसे लड़ सकता है, वो भी पाकिस्तान ने दिखा दिया, और उनसे बेहतर लड़ सकता है। तो बेशक। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, और इवेंचुअली तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आप नहीं करेंगे कोई मसला नहीं, आप एक वॉरलेस कंट्री बन के रहेंगे, आपके हालात अच्छे हम नहीं होने देंगे, सही। राइट। उस पे, और इससे मुराद चाइना में भी है, और आप बांग्लादेश भी है, और अब आप 2 फ्रंट वॉर की तैयारी ना करें, आप 3.5 फ्रंट वॉर की तैयारी शुरू करें। सही। देखते हैं आप कहाँ जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया अली भाई फॉर योर टाइम, और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया इस पूरे पॉडकास्ट में जो तफसीलात शेयर की, आई थिंक सो कि ऑडियंस ने भी बहुत ही इंटरटेन तो हुई होगी, लेकिन जो मिथ्स ब्रेक की और जो आपने बाकायदा तहकीकाती अपने नॉलेज से, और जो आपने उधर फील्ड में जाकर जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑडियंस के सामने शेयर की है वो आज से पहले शायद उनको ना पता हो। और उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को और हमारे चाहने वालों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।